जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपको पॉलिटी का जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं, चौथा लेक्चर है और इसमें हम अंतरिम सरकार के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 से 10 मिनट में हम आपको पहले का थोड़ी रिवीजन करा देते हैं। तो पहले का जो है रिवीजन करा देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ये पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके पहले के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे जो भी लेक्चर के हैं। लेकिन हम 5 मिनट में आपको 5 से 10 मिनट में पहले के जो 2 लेक्चर हैं वो रिवाइज कर देते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ाई थी भारतीय संविधान के विकास की। तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 31 दिसंबर 1600 को बनी थी और 1608 में उसे ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि भारत के साथ वो व्यापार कर सकते हैं। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 2 रूपों में 2 तरीके से भारत में शासन किया। एक कंपनी के शासन के अंतर्गत जो हमने आपको बताया था 1773 से लेके 1858 तक। दूसरा सम्राट या ताज के शासन के अंतर्गत जो 1858 से लेके भारत की आज़ादी 1947 तक चलता है। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते जाएंगे सबके और कंप्लीट कर देंगे रिवीजन। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है वो है वारेन हेस्टिंग्स। इसी में क्या करते हैं, इसी रेगुलेटिंग 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। फिर आता है उसके बाद 1781 का एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या बंदोबस्त कानून कह देते हैं, 1781 का। इसमें क्या किया गया? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार थे उनको सीमित कर दिया गया। जो क्षेत्राधिकार था उनको सीमित कर दिया गया, चाहे वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के मामले में हो, चाहे राजस्व के मामले में हो, चाहे कंपनी के कर्मचारियों के मामले में हो। इन सब के मामले में उसके जो अधिकार थे उन्हें सीमित कर दिए गए। लेकिन कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट थे इंग्लैंड के। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले कंपनी के इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, उसका गठन किया गया। वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं, उसका गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का यहाँ पे प्रारंभ होता है। दूसरा पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ये कहा गया कि ये भारत में ब्रिटिश संपत्ति हैं, यानी ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र हैं, ये कहा गया। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम तब आता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। वो मांग करता है कि हमें कमांडर इन चीफ की जो शक्तियाँ वो भी दी जाएँ। तो 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ यानी सेनापति की जो शक्तियाँ थी वो भी दी जाती हैं और इसे विशेष मामलों में अपनी ही कार्यकारी परिषद के निर्णय को ना मानने का अधिकार भी दिया जाता है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ये अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को ना मानने को जो पावर मिली थी ओवरराइड करने की, उसे आने वाले सभी गवर्नर जनरलों में ये स्थानांतरित कर देता है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक कार्यों का देखरेख करते थे कंपनी के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान करने का प्रावधान दिया गया, यानी उन्हें वेतन भारत के राजस्व से ही मिलेगा। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं
क्या? पहला है कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी के अलावा अब और भी जो ब्रिटिश जो नागरिक थे वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं था अब। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार के मामले में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा गया। दूसरा इसमें पॉइंट जो है, चार्टर एक्ट 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई, मतलब अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई ईसाई मिशनरियों के लिए। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहला जो गवर्नर जनरल बनता है भारत का वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सब व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करके पूर्णतः विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है। इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट थे इसमें। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार क्या है? चार्टर एक्ट 1853 आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रहता है कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी अब उसके विधायी कार्यों को और उसके जो कार्यकारी जो कार्य हैं उनको अलग कर दिया जाता है। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। विधायी कार्य कौन संभालता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है, जिसे विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहते थे। वो विधान बनाने का काम करती है, यानी कानून बनाने का काम करती है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद थी वो बनाए गए कानूनों का अनुपालन कराने का कार्य करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि इसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई उसमें 6 सदस्य जोड़े गए और 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है चार्टर एक्ट 1853 में कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। कब? 1854 में। तो ये जो रहते हैं कंपनी के अंतर्गत जो भी कानून बनाए गए उनके बारे में था। अब आता है ताज का शासन, जो 1858 से लेके 1947 तक चलेगा। तो 1857 की जब महान भारतीय क्रांति होती है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वीडी सावरकर के द्वारा, अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह कहते थे। उसके बाद क्या है, ईस्ट इंडिया के प्रशासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है और भारतीय क्षेत्रों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राजशाही यानी ताज के अंतर्गत चला जाता है। तो अब क्या आता है इसके अंतर्गत? पहला जो आता है एक्ट वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या रहता है? पहला पॉइंट, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाता है। वायसराय जो था भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। दूसरा क्या रहता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, 2 अलग अलग किया गया था। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। उन दोनों को समाप्त करके भारत में शासन की द्वैध प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है। एक नए पद का सृजन किया जाता है, भारत का राज्य सचिव बनाया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित कर दी गई। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत का राज्य सचिव है उसका ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना आवश्यक था। और जो ये भारत का राज्य सचिव बनाया गया उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या रहता है, इसमें ब्रिटिश सरकार इसको लाने के पहले महसूस करते हैं कि भारतीयों को प्रशासन चलाने के लिए लेना पड़ेगा अपने, मतलब जो अगर भारत में हमें प्रशासन चलाना है तो हमें भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसको लाते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो तत्कालीन वायसराय था वो अपनी परिषद को विस्तारित करता है और उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारत
के लोगों को नामांकित करता है। तो इसमें 3 लोगों को नामांकित करता है। किसको? 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 लोगों को अपनी इस विस्तारित परिषद में नामांकित करता है। कौन कौन रहते हैं? एक सर दिनकर राव रहते हैं, एक बनारस के राजा रहते हैं और एक पटियाला के महाराजा रहते हैं। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पुनः जो शक्तियां छीन ली गई थी बम्बई और मद्रास के गवर्नरों द्वारा, उनसे कानून बनाने की उन्हें वापस कर दी जाती हैं। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम को इसमें मान्यता दी जाती है, जो शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है आपातकाल में, लेकिन इसकी अवधि मात्र 6 माह की थी। इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या रहता है? इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों यानी अंग्रेजों का ही था। इसके अलावा क्या रहता है? इसमें विधान परिषद के कार्यों में बढ़ोतरी की गई, बजट पर बहस करने की शक्ति उन्हें दी गई और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इस समय भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसमें क्या विशेषता रहती है? इसमें केंद्रीय विधान परिषद में जो लोगों की संख्या थी उसे बढ़ा के 16 से 60 कर दिया जाता है, और प्रांतीय विधान परिषदों में भी क्या किया गया? लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन वो अलग अलग बढ़ती है हर प्रांतीय विधान परिषद में सॉरी। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी क्या रहता है? अंग्रेजों का ही बहुमत रहता है, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों यानी भारतीयों का बहुमत रखा जा सकता था। इसके अलावा विधान परिषद के कार्यों का दायरा इसमें और बढ़ाया जाता है। अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उन्हें शक्ति दी जाती है और बजट पर संकल्प पारित करने की भी शक्ति दी जाती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाता है, यानी जो कार्यपालिका परिषद थी वायसराय की, उसमें किसी भारतीय को शामिल किया जाता है। और वो भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट है वो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार घोषणा करती है कि हम भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू होते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग करके केंद्र और प्रांत दोनों को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांट के आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांटा जाता है। इसके अलावा ये जो व्यवस्था रही आरक्षित और हस्तांतरित विषयों पर, ये द्वैध शासन व्यवस्था इसे कहा गया। इसके अलावा जो पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था यानी भारतीय विधान परिषद जो केंद्रीय वाली थी उसे राज्यसभा और लोकसभा में बांट दिया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई। दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य थे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उन्हें निर्वाचित किया जाता था। अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी 6 लोगों की, कमांडर इन चीफ को छोड़ के, उनमें से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया है वो है जो पहले मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, अब इसका विस्तार कर दिया गया। सिखों, भारतीयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सबसे है, 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रह गए हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या जिसे कहा जाए भारत शासन अधिनियम 1919 का,
तो वो क्या है कि केंद्रीय बजट को पहली बार राज्य बजटों से अलग कर दिया गया। राज्यों को ये शक्ति दी गई कि वो अपना बजट स्वयं बना सकते हैं। एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन करते हैं नवंबर 1927 में। 7 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सभी सदस्य ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज थे, इसलिए सभी दलों ने विरोध किया। उसने अपनी जो साइमन आयोग है अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करता है। इस रिपोर्ट पर बहस के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32। फिर इसी समय अगस्त 1932 में क्या होता है, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के नाम पर एक योजना की घोषणा करते हैं जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन के तहत उन्हें भी अधिकार दिए गए थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए पृथक निर्वाचन दलितों के समाप्त करने के लिए अनशन करते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है यरवदा जेल पुणे में, जिसे पूना समझौता के नाम पर जाना गया। इसमें ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी दलितों के लिए उसे समाप्त कर दिया जाता है। केंद्रीय विधान जो परिषद थी उसमें केंद्रीय जो विधान परिषद वगैरह थी इसमें दलितों के लिए जो सीटों की आरक्षित सीटों की संख्या थी उनमें बढ़ोतरी की जाती है। पूना समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारतीय संविधान है सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही बेस्ड है। इसमें क्या किया गया? पहला पॉइंट, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त करके। दूसरा, इसमें संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची नाम से सूचियां बनाई गई और शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी। लेकिन ये जो था अखिल भारतीय संघ स्थापना का प्रावधान था कभी लागू नहीं हो सका क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस अधिनियम ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 6 कौन कौन से राज्य थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसमें विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना हुई। अब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था था उसका विस्तार करके दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी शामिल किया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था उसे पूरी तरह से यहाँ समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुई। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। प्रांतीय सेवा आयोग के बारे में भी यहाँ बात की गई और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग के गठन की भी यहाँ पे बात की गई। अब हम आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्या रहता है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर आधारित रहता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना पेश करते हैं जिसे वो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश कर देते हैं और ब्रिटिश संसद उसे पारित कर देती है 18 जुलाई 1947 को। तो ये जो अधिनियम था इसी को ये 15 अगस्त 1947 से लागू हो जाता है। किस नाम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से लॉर्ड माउंटबेटन योजना लागू हो जाती है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने की शक्ति दी गई। भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त करके राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई उसकी सभी शक्तियाँ। 562 जो भारतीय रियासतें थीं उन रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हों या फिर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं?
स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद होता है। तो ये जो था ये रिवीजन था जो हमने पहले 2 क्लास से पढ़ाई थी उसका। अब हम आज शुरू करते हैं अंतरिम सरकार। ये लगभग 20 मिनट रिवीजन हो गया। अब हम अंतरिम सरकार के बारे में बात करते हैं। अंतरिम सरकार जो है 1946 में बनती है। कब 1946 में? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके सदस्य थे, और जो था इसमें वायसराय जो है कार्यकारी परिषद का प्रमुख यानी अध्यक्ष बना रहा। ये जो सितंबर 1946 को बनती है जब ये अंतरिम सरकार, उस समय वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड वेबल वायसराय थे, तो इस समय अध्यक्ष ये बन जाते हैं। लेकिन 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड वेबल हट जाते हैं। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 21 फरवरी 1947 को, तो उस तब से ये बनते हैं वायसराय परिषद के प्रमुख बनते हैं ये। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, यानी वायसराय परिषद के उपाध्यक्ष थे। और इनके पास कौन कौन से जो विभाग थे वो थे विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास अंतरिम सरकार में विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई जिनके पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के पास क्या था? श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह इनके पास रक्षा विभाग था, रक्षा मंत्री थे ये। C.H. भाभा इनके पास क्या था? कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री थे C.H. भाभा। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अब्दुल रब निस्तार ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनके पास था डाक एवं वायु। आसफ अली इन्हें रेलवे एवं परिवहन का मंत्रालय सौंपा गया। सी राजगोपालाचारी इन्हें शिक्षा एवं कला का मंत्रालय सौंपा गया। आई चुंद्रीगर इन्हें वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया। गजनफर अली खान इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। जोगेंद्र नाथ मंडल इन्हें विधि मंत्रालय सौंपा गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं किसको कौन सा विभाग दिया गया। सरदार जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे कार्यकारी परिषद के, इन्हें विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध दिया गया। सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। जॉन मथाई को क्या दिया जाता है? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। C.H. भाभा कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री बनते हैं। लियाकत अली खां जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे ये वित्त मंत्री बनते हैं। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु का मंत्रालय संभालते हैं। आसफ अली ये रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय संभालती हैं। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय संभालते हैं। आई चुंद्रीगर जिनका नाम था इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर ये वाणिज्य मंत्रालय संभालते हैं। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्रालय संभालते हैं। पहले तो ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल था इसमें क्या रहता है, मुस्लिम लीग शामिल होने से इनकार कर देती है। लेकिन फिर 26 अक्टूबर 1946 को, कब? 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेबल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होती है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल होते हैं? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। और वो कौन कौन से 5 सदस्य थे आप देख लीजिए। पहले थे जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्हें विधि मंत्रालय दिया गया। गजनफर अली खान जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। आई चुंद्रीगर जिनका नाम था इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया।
इसके अलावा अब्दुल रब निस्तार जिन्हें डाक एवं वायु मंत्रालय दिया गया, और लियाकत अली खां इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। ये वही लियाकत अली खां हैं जो स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते, मतलब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खां। तो ये जो था ये अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो अंतरिम सरकार के समय कमांडर थे, उस समय कमांडर कौन थे? कमांडर चाहे अंतरिम सरकार के टाइम हो चाहे स्वतंत्र भारत के टाइम, कमांडर एक ही रहे थे। उनका नाम था सर क्लाउड ओचिनलेक। क्या नाम था? सर क्लाउड ओचिनलेक नाम था इनका। ये कमांडर थे। हो सकता है कमांडर के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग इसे जान लीजिए। अब आता है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। आप सभी जानते हैं 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाता है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तब क्या करते हैं, तब ये जो है 15 अगस्त को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है। कब बनता है? 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बन जाता है, जिसमें क्या रहता है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि किसके पास कौन सा विभाग आता है। इसमें जो है विभाग आता है, जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी मामले पहले भी थे और राष्ट्रमंडल संबंध भी थे। इसमें इनके पास वैज्ञानिक शोध और जुड़ जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक शोध, इसके अलावा ये प्रधानमंत्री का पद भी संभालते हैं। आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय पहले भी था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहले भी था। ये दोनों मंत्रालय इनके पास पहले थे। उसके बाद इन्हें राज्यों के मामले भी दिए जाते हैं। इसी के तहत वो क्या करते हैं, ये जो रियासतें थीं उन सभी का एकीकरण करते हैं ये, और इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत के बिस्मार्क की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले रहते हैं। इसके अलावा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल को चुना जाता है, यानी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहते हैं सरदार पटेल। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल मात्र 15 दिसंबर 1950 तक रहते हैं, क्योंकि क्या रहता है, सरदार पटेल की 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार है ये चला जाता है आर दिवाकर के पास। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो है देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की जो भारतीय संविधान सभा थी उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष रहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। इनके पास पहले भी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही था अंतरिम मंत्रिमंडल में भी। जगजीवन राम, इनके पास पहले भी कौन सा मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय था अंतरिम सरकार के समय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी इनके पास श्रम मंत्रालय रहा। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या दिया गया, शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई को अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या दिया गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई क्या थे, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन डॉक्टर जॉन मथाई को यहाँ पर रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया।
अब आर षणमुगम शेट्टी को यहाँ पे वित्त मंत्रालय दिया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? लियाकत अली खां को, जो मुस्लिम लीग के थे, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर आर षणमुगम शेट्टी को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि वित्त मंत्री कौन थे भारत के? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर षणमुगम शेट्टी, और इन्होंने ही पहली बार बजट भी पेश किया था। ये प्रश्न भी बनता है कि पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो आर के षणमुगम शेट्टी ने पहली बार बजट पेश किया था। इसके बाद क्या रहता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्रालय दिया जाता है, यानी कानून मंत्री बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। फिर आते हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो हैं ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, और स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री बनते हैं। जो सरदार बलदेव सिंह थे, इनकी ये किस पार्टी से ये थे पंथिक पार्टी से संबंध रखते थे। इसके अलावा फिर आती हैं राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालती हैं। मंत्रिमंडल में आप देखिए कि एकमात्र महिला हैं ये राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभालती हैं। फिर आते हैं CH भाभा, जो वाणिज्य मंत्रालय संभालते हैं। CH भाभा को अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या दिया गया था? कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इन्हें वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है। फिर आते हैं रफ़ी अहमद किदवई। ये क्या थे? ये भारत के संचार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई भारत के संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय संभाल रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये हिंदू महासभा, इनका जो दल कहा जाए वो हिंदू महासभा से थे। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया था। ये वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को किसकी स्थापना की? भारतीय जनसंघ की स्थापना की, हिंदू महासभा से अलग होके। और भारतीय जनसंघ क्या है? वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है भारतीय जनसंघ को। इसका जो चिन्ह था, मान लीजिए दल का एक चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह क्या था भारतीय जनसंघ का? वो था दीपक। तो इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय संभाल रहे थे। इसके बाद आता है NV गाडगिल, जिन्हें कहा जाता है नरहर विष्णु गाडगिल, इनका नाम है। इन्हें कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय दिया जाता है किसको? नरहरि विष्णु गाडगिल को। तो एक बार और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होते ही बन जाता है। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 15 अन्य सदस्यों को मंत्री बनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक शोध ये रहता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनते हैं और राज्यों के मामले इनके पास रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों में ही खाद्य एवं कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। बाबू जगजीवन राम भी दोनों में श्रम मंत्रालय ही संभाल रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया जाता है। आर के षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को भारत के पहले विधि यानी कानून मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है। सरदार बलदेव सिंह अंतरिम मंत्रिमंडल हो या स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, रक्षा मंत्रालय ही संभाल रहे थे। पंथिक पार्टी से बिलोंग करते थे सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर ये क्या स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही थी। CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय दिया गया।
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से रिलेट कर रहे थे उस समय, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। नरहर विष्णु गाडगिल को यानी NV गाडगिल साहब को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रह गया है, उनके बारे में जान लीजिए, वो हैं C राजगोपालाचारी, जिन्हें गृह एवं राज्य मंत्रालय दिया गया। गृह एवं राज्य मंत्रालय मतलब गृह राज्य मंत्री होते हैं ना, वो इन्हें बनाया गया। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में की थी। हिंदू महासभा से अलग होकर भारतीय जनसंघ जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। तो याद रखिएगा, ये जो मंत्रिमंडल था, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हमने आपको बताया 15 अगस्त 1947 को बनता है, भारत के आज़ाद होते ही। और ये कब तक चलता है? ये चलता है 15 अप्रैल 1952 तक। उसके बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव होते हैं और उसके तहत फिर क्या बनता है? उसके तहत अगला मंत्रिमंडल निर्माण होता है। हालांकि प्रधानमंत्री तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ और देख लीजिए कि जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, हमने बताया सरदार पटेल रहते हैं। और संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं दिया गया है, इसे तो राजनीतिक अपना हित साधने के लिए उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगा। और भारत की जो है कहा जाता है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कब से कब तक रहते हैं? 1947 से लेके 48 तक रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 तक। फिर बनाया जाता है C राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। C राजगोपालाचारी 1948 से लेके 1950 तक रहते हैं। फिर यहाँ इस पद को समाप्त करके राष्ट्रपति पद बनाया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो जो C राजगोपालाचारी हैं ये गवर्नर जनरल बनते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी बनते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो लेक्चर था यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं, कुछ मॉडल क्वेश्चन टाइप हम आपको मतलब बता देंगे कि कौन कौन से जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे उनको हम आपको करा देंगे। तो मतलब ये रहेगा कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। हमने लेक्चर आपके पूरे करा दिए हैं, क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे। तो आपका जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप ये भी देख लेंगे और आपका ये टॉपिक 100% पूरा हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, ये जो लेक्चर हमने आपको पढ़ाए हैं इन लेक्चरों को देखिए, एक बार ना समझ में आए 2-3 बार देखिए। नोट्स चाहिए हों तो आपको ये जो हमने बना रखे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। निःशुल्क PDF आपको उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से जोड़ सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल में ये मिल जाएगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आप अपने पास M लक्ष्मीकांत की बुक रखिए। आप हमारे लेक्चर देखने के बाद जब आप M लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो आप कई लोगों को लगता होगा कि बहुत ही मोटी बुक है, उसी से हमने भी पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को पढ़ाया है। तो आप लोग पढ़िएगा, उस बुक से देखिएगा। और आप लोगों के पास घटना चक्र ज़रूर होनी चाहिए जिसमें जो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे मिल जाते हैं, लगभग 15 से 20 साल के, कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार समय समय पर पैटर्न बदल रहा है, आप उन सबको देख लीजिएगा। तो घटना चक्र ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, आप स्वयं भी ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम आपको जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उनको कराएंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम आपको उसके आगे का टॉपिक कराएंगे। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करिएगा आपको ये कैसा लगा वीडियो। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।